हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल केमिकल खेला। और केमिकल खेला में आपका स्वागत है। और हम एक नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और आई होप यू आर फाइन, आप लोग सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। मैं आपको पता है, आपके पिछले वीडियोस में मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन टर्म में मैंने मोलैरिटी और मोलैलिटी को कल एक्सप्लेन किया था और आपको समझाया था, ठीक है। और आज का हमारा नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी होती क्या है, टाइम को खराब ना करते हुए डायरेक्ट, लंबा टॉपिक होगा थोड़ा, ये हो सकता है आज एक ही टॉपिक हो पाए क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो नीट, आईआईटी, जेम इस जैसी ऐसी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटर में तो इसके क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमें याद होना चाहिए इंटर और फर्स्ट ईयर में कि व्हाट इज अ नॉर्मेलिटी होती क्या है जनरली। लेकिन ये डेप्थ अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी कंपटीशन को लेकर बढ़ रहे हैं, तो आपको उसको लेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास वाले बच्चों को भी पता होगा, 8th क्लास वाले बच्चे को भी पता होगा नॉर्मेलिटी, लेकिन इस पर हमें क्या करना है, स्पेशल स्टडी करनी है। तो टाइम को खराब ना करते हुए हम आते हैं अपने पॉइंट पर, नॉर्मेलिटी पर। तो नॉर्मेलिटी है क्या? नॉर्मेलिटी तो इट इज, लिखेंगे इट इज अ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट it is a number of gram equivalent of solute dissolve in per liter solution, dissolve in per liter solution। देखो सेम जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ी है, मोलैरिटी के वहां पर इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऑफ सल्यूट, किसके? मोल ऑफ सल्यूट। और यहां पर बात की गई है ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट। बस इतनी सी टर्म यहां पर चेंज है, और बाकी सब वहां पर वॉल्यूम लीटर में था, यहां पर भी वॉल्यूम कैसा है? लीटर में है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो सॉल्यूशन, दीज टर्म यहां पर लिख लो, दीज टर्म ऑफ कंसंट्रेशन are called नॉर्मलिटी। नॉर्मलता होती क्या है? किसी भी बिलियन में दिए गए ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या पर लीटर में, यानी कि किसी बिलियन में विलय के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या घुली होने को क्या कहते हैं? उस बिलियन की नॉर्मलिटी बोलते हैं। अब नॉर्मलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंट वाई कैपिटल एन, ठीक है। तो फार्मूला आप देखते हैं, घबराना मत। एन यानी कि पहले नॉर्मलिटी लिख लो, नॉर्मलिटी कैपिटल एन इक्वल टू होता है हमारा द टोटल नंबर
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute upon total the number of gram equivalent solute upon volume of solution in लीटर। ठीक है, अब वही बात है पिछले वाली जो हमें याद करो, पिछले महीने की 26 को है ना, अगले महीने की 26 को नहीं, पिछले महीने की, यानी कि इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, इफ द वॉल्यूम इन गिवन इन ml देन, तो क्या करोगे, अगर वॉल्यूम यानी कि कैपिटल N, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल N यानी कि इस तरह से कैपिटल N इक्वल टू द नंबर, वही है द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इतने से ही समझ लो, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये सॉल्यूट लिखा है, आप जरा समझ लीजिए क्योंकि जगह कंजेस्टेड है इस वजह से। आगे देखते हैं, अगर वॉल्यूम किस में दिया है, इन ml, यानी कि वॉल्यूम V किस में है, इन ml ऑफ सॉल्यूशन, तो वो ही करना है, ऊपर 1000 से, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है भाई, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब तुम्हारे दिमाग में आता होगा, सर ने ये तो लिखवा दिया ग्राम इक्विवेलेंट, क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन होते क्या है, तो समझो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, यानी कि मास ऑफ W2, अभी बता दूंगा W2 क्या होता है, वैसे कल भी बताया था वीडियो में, अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब कहोगे सर ने एक नई बात और बता दी भाई, इक्विवेलेंट मास अब कहाँ लाके रख दिया, तो पहले तो इसे समझ लो, तो वेयर W2 is mass of solute, ठीक है, W2 क्या है, इज मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे दिख रहा है, नहीं तो ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर समझो अभी यहां से, चलो एक फॉर्मूला और बनेगा बस। अब पता चला कि ग्राम इक्विवेलेंट में फंस गए, अब ग्राम इक्विवेलेंट तो टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं बस। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी। अब वैलेंसी को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, बस इतना रखना है, याद रखना है। वैलेंसी को किससे, x से रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको ये चीजें दिखाई दे रही होंगी, टेंशन मत लो। आगे हम बढ़ते हैं, आप इस चीज को नोट कर लो तब तक, और फिर मैं आगे की बात करता हूं। ये फार्मूले हमारे इतने हो गए, तो मैं इसको फार्मूले को अभी नहीं मिटाल रहा हूं, इससे मिटाल दे रहा हूं। आपने ये तो लिख ही लिया होगा। अब देखो वही कि सर किसी ना किसी चीज पर फांस देते हैं। अगला अब हम बताओ वैलेंसी कैसे निकालेंगे, क्या होगा।
कैसे समझ में आए? सर एक ना एक हर फार्मूले में एक नई चीज रख रहे हैं, तो टेंशन मत लो। हमें किसका यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन वैलेंसी, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो कैसे? इक्विवेलेंट मास इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, यही तो फार्मूला भी लास्ट। अब समझो बात के लिए, हमारे पास क्या क्या चीज होती है। सबसे पहली चीज होती है एसिड, इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, एसिड। तो सबसे पहले हम किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो। एसिड के 2-4 फार्मूले तुम्हें पता ही होंगे। तो एसिड का फार्मूला सबसे पहला फेमस है HCl, जो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होता है, जिसका कहाँ प्रोडक्शन होता है बता सकते हैं आप? लीवर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये ना बने ना हमारी बॉडी के अंदर, तो हम भागे भागे फिरेंगे भाई, है ना नींद आएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये है HCl। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, किसकी दूसरा ले लें हम, H2SO4, ये भी क्या है? एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड नाम सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों की बात करते हैं। सपोज करो हमें इक्विवेलेंट मास एसिड का निकालना है, और किसका निकालना है? सबसे पहले HCl का निकालना है। तो हमें इनका मोलर मास, तो मोलर मास तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, मैंने कल भी निकालना समझाया था। H का कितना होता है? 1 होता है, और Cl का कितना होता है? 1 होता है, 35.5 होता है। तो इनको सम करेंगे, जब हम सम करेंगे तो इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36.5। इसका मोलर मास आ गया। अब बात करते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, जितने भी एसिड होते हैं उनके प्रोटॉन को लूज करने के कैरेक्टर को वेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिसिटी। बात समझो, क्या कहते हैं? वेसिसिटी कहते हैं। तो इसकी वेसिसिटी कितनी है? ये कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है? बात समझो, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके पास है? 1 हाइड्रोजन है। अगर ये देगा, अगर ये ब्रेक होगा किसी दूसरे को देगा, तो 1 हाइड्रोजन, 1 प्रोटॉन, ये इसकी क्या है? वेसिसिटी है। क्या है? वेसिसिटी है। ये इसकी क्या है? वेसिसिटी है। ऐसे ही H2 यानी कि H2SO4 में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड की वेसिसिटी कितनी होगी? +2। ये कितने दे सकता है? 2+ दे सकता है। तो इसकी वेसिसिटी कितनी है? 2 है, और इसकी कितनी है? 1 है। तो यही इसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है, यानी कि X की वैल्यू क्या है? तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास इसका कितना आया है? 36.5 अपॉन इसकी वेसिसिटी कितनी है? 1 है, यानी कि वैलेंसी X की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 रखोगे तो सेम इसका इक्विवेलेंट मास यही आ जाएगा 36 कितना आया है? 36.5 ग्राम। यू नो, समझ में आ गई बात। अगला देखते हैं H2SO4 के लिए। किसके लिए? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन क्या लिखोगे? X। X क्या है? वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी है। तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपके, आई होप अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यहां पर देखो, इसका अब हम क्या निकालते हैं? मोलर मास निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का अभी अभी बताया कि कितना होता है? 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2 है। देखो H2SO4। सल्फर का कितना होता है? 32, 1 ही है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने हैं? 4 है। तो सबको इसको सम करो तो कितना हो जाएगा? यानी कि 64, 16 चौका 64, 64 और 2 66, 66 और 2 68,
68 और 3 90 और 8 98। कितना आएगा इसको सम करोगे जब तुम लोग तो इतना आएगा। तो अब यहाँ पर देखो 98 अपॉन इसका कितना आया है, बेसिसिटी इसकी कितनी है, कितने हाइड्रोजन को लूज कर सकता है, 2 हाइड्रोजन को लूज कर सकता है। तो 2 लगा दो, कितना आ जाएगा 49 ग्राम। ये इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया। अब आप कहोगे सर ये बात तो ठीक है भाई कि आपने इसका एसिड का तो निकालना सिखा दिया, अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या आ जाए, क्या आ जाए भाई, बेस आ जाए। ये तो एसिड की बात हो गई, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो वही पॉज करके इसे नोट कर लो, क्योंकि हमें जगह चाहिए और जगह नहीं होगी तो बताओ कैसे कर पाएंगे ये सब कुछ। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, अगर हमें एसिड, अब हमें बेस में हमें अगर फाइंड करना हो, कैलकुलेट करना हो किसका मास, इक्विवेलेंट मास निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। तो बेस सबसे पहले पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए एल या NaOH सिंपल वाला ले लो, NaOH, ठीक है, और भी AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये देखो ये सब क्या है, बेस हैं, ये दोनों क्या है, बेस हैं। तो सेम ऊपर वाला चेंज नहीं करना है, नीचे वाले पर देखना है। तो यहां पर वहां पर हमने बेसिसिटी को कैलकुलेट किया था, यहां एसिडिटी को देखेंगे। एसिडिटी, इसकी कितनी एसिडिटी है, ये कितने नंबर ऑफ OH मोल्स को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, और कितने कैटाइंस दे सकता है। देखो Al पर कितना होता है, +3 होता है। अगर ये देगा तो प्लस किस में टूट जाएगा, OH माइनस किस में, यानी कि OH माइनस में टूटेगा। तो कितने OH बनेंगे, 3, और यहां पर एल्युमिनियम कितना है, 1। तो आ रही है आपके बात समझ में। तो इसकी एसिडिटी कितनी है, इसकी कितनी होगी, 3। ऐसे ही NaOH को Na पर प्लस और OH पर माइनस, तो इसकी भी 1 प्लस ये भी 1। तो यहां पर हमें इस पर फोकस करना है, कितने OH आयन देगा, OH आयन कितने देगा, 1 दे रहा। यहां पर कितने दे रहा है, 3। तो दोनों का निकाल लो भाई, दोनों का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, निकालो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास इसका रखो। NaOH का कितना होता है, 40 होता है, बता रखा है मैंने, अगर नहीं आता है तो इसका सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, तो यहाँ पर OH यानी कि 40/1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपके बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे हम और बात करते हैं। एक पॉइंट इसका और बचता है, अगर बात आ जाए, देखो एक तो एसिड हो गया, बेस हो गया, अब हमारा बचता है सॉल्ट। क्या बनता है, बचता है साल्ट। तो साल्ट अगर आ जाए, जैसे NaCl होता है, KCl होता है, ठीक है, MgSO4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, अगर ये आ जाए तो क्या करोगे, ये सॉल्ट आ जाए, ये सॉल्ट आ जाए, ये सॉल्ट आ जाए, तो कुछ नहीं, हमें इससे ब्रेक करना है और इसके ऑन यानी कि कैटाइन ऑन पॉजिटिव चार्ज को देखना है, कितने कैटाइन पॉजिटिव चार्ज ये दे रहा है। उस चार्ज से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये किसके लिए, सॉल्ट के लिए। साल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास ऑफ साल्ट अपॉन क्या करना है, एक्स अब क्या होगा, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज।
जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा कैटाइंस पर, यहां पर कितना होगा, OH पर जितना नेगेटिव होगा, वहां H पर एसिड में क्या होगा, जहां H पर जितने पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसीलिए यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले बात इसकी करते हैं। तो ये तुम्हें पता है घुलकर क्या देगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 1 और यहां पर क्या देगा, पॉजिटिव 2 देगा। ठीक है, तो NaCl की बात करते हैं। NaCl का कितना होता है, यानी कि 35। NaCl का मोलर मास कैसे निकालोगे, यानी कि 35.5 प्लस और किसका जोड़ोगे, सोडियम का 23। ठीक है, इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, यानी कि 58। हाँ, 58.5 अपॉन कैटाइन चार्ज कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका कितना होगा, 58.5, यही ग्राम इक्विवेलेंट मास होगा। लेकिन ये तो सिर्फ हम किसको फाइंड कर सकते हैं, किसमें फाइंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्ट, यानी कि स्पेशली अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्पेशली अगर सॉल्ट दिया है, कोई एसिड दिया है या बेस दिया है, तब फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सपोज करो ये हमें ना दिए हुए हो, क्वेश्चन में तो रिएक्शन आती है सर ज़्यादा से ज़्यादा, तो रिएक्शन में कैसे फाइंड करेंगे। तो उससे पहले तो आप इनके कैलकुलेट करके दिखाओ। मेरे पास कोई 2 हैं, तो ये तो समझ में आ गए होंगे आपके, आई होप। और नहीं आए तो और कैलकुलेट करूँ। ठीक है, 3 कंडीशन याद रखना है। बेस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एसिड में क्या करते हैं, एसिड में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लूज करेगा, जितनी उसकी बेसिसिटी होगी, उतने ही यानी कि उसको क्या रखेंगे, अपॉन में, और मोलर मास को डिवाइड कर देंगे। जो आएगा मास उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास। अगर हम किसकी बात करें, बेस में बात करें, तो बेस में क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ OH आइंस क्या होंगे, निकलेंगे वहां से, जितनी वो उसकी एसिडिटी होगी, जितनी उसकी एसिडिटी होगी, वो क्या करेगी, यानी कि एसिडिटी से डिवाइड कर देना है, यहाँ पर X की वैल्यू लगानी है। अब सॉल्ट में क्या करना है, जितने नंबर ऑफ कैटाइन होंगे, जितने नंबर ऑफ कैटाइन, यानी कि कैटाइन पे जितना नंबर ऑफ चार्ज होगा, वो उसका क्या होगा, क्या होगा, यानी कि उससे डिवाइड करेंगे, सॉरी, मोलर मास को, और हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास। अब तुम कहोगे सर कि ऐसा अगर हम बात करें किसकी, इक्वेशन की, किसकी बात करें, इक्वेशन की बात करें। अब किसकी इक्वेशन में क्या ले लें, सपोज करो क्या ले लें, H2SO4, हाँ, H2SO4 प्लस NaOH, ये इक्वेशन आ जाए तो बनेगा क्या हमारा, देखो NaHSO4 प्लस, अब देखो यहां पर H2O, ये वाटर बन गया, ये सोडियम बाई सल्फेट बन गया, सोडियम बाई सल्फेट बन गया। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर तुमसे कहा जाए क्या निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालो, क्या निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो कैसे निकालोगे, देखो यानी कि वही बात है, यहां पर तो तुम आसानी से वही फार्मूला लगा दोगे फटाक से, कि क्या लगाओगे, कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट मास, मास इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या था, मोलर मास, मास अपॉन क्या था, x। अब x यहां पर क्या लगाओगे, देखो यहां पर तो तुम कहोगे ये इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन लूज करेगा, और हम क्या रखेंगे, यानी कि इसका मोलर मास तो हमें पता ही है, अभी अभी निकाला है, सर ने निकलवाया 98, और हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर हमारा क्या होगा, 49 इक्विवेलेंट। लेकिन ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा बिल्कुल एकदम। हमें इस पर फोकस करना है, यहां से यहां आने पर क्या हुआ है, तो यहां से यहां पर फोकस करो, सिर्फ 1 हाइड्रोजन लूज किया है इसने, ना कि 2 हाइड्रोजन लूज किए हैं।
अब एक हाइड्रोजन लूज किया है तो हम सिर्फ यहां पर वैल्यू क्या लगाएंगे, एक, और हमारा आंसर क्या आएगा, 98 ही आएगा। इस तरह से हम इक्वेशन में क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट मास को फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही यहां पर बात करते हैं, इसका भी सेम देखो, ये क्या है, वेस है, तो इसने कितने नंबर ऑफ OH आइंस को लूज किया है, तो ये एक ही को किया है, तो 40/, तो इस तरह से हम इसको फाइंड। अब हम सर ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम निकालना सीख गए बहुत अच्छे से। अब इसका हमें क्या करना है, अरे बेटा तुम्हें क्या करना है, तो यहां पर देखो ग्राम इक्विवेलेंट मास आप निकालना सीख गए, तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट मास निकालना सीख गए, तो इक्विवेलेंट मास को यहां रख दो और वेट को यहां रख दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। और यही हमारी नॉर्मलिटी का क्या होता है, फार्मूला, n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये अगर ml में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा आई होप। अगर तुम्हें ये मिल गए, ये आपने यहाँ से निकाल लिए, तो क्या आप नॉर्मलिटी को फाइंड नहीं कर सकते, बताओ, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ जल्दी से बताओ। नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये यहां तक की क्या थी, कहानी थी। आगे की कहानी इसके न्यूमेरिकल होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा, और बहुत इंटरेस्टेड होकर हमें इसको पढ़ना है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो मोल फ्रैक्शन का होगा, और उसके बाद ppm होगी, फिर फॉर्मेलिटी होगी, फिर हमारी ये टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके ही प्यार पे डिपेंड हैं। तब तक के लिए वाह।